Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट। वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। एमकॉम सेमेस्टर 1 में हमारा सब्जेक्ट है, अभी जो हम पढ़ेंगे वो है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। और अकाउंटिंग फॉर मैनेजर का सफ़र ऑलरेडी दर्शन सर ने स्टार्ट किया है। उसमें से यूनिट नंबर 1 आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि प्योर थियोरी है। और यूनिट नंबर 1 का नाम है अकाउंटिंग एन ओवरव्यू। देखो, पूरा जो अकाउंटिंग फॉर मैनेजर सब्जेक्ट है उसमें अकाउंटिंग का जो आपको ओवरव्यू लेना है, यानी कि इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग किस तरीके से लिखा जाता है, तो वो सब के बारे में हमें यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। इवन IFRS, दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो यूनिट नंबर 1 हमारे लिए प्योर थ्योरी यूनिट है। अब ध्यान रखना, ये वाले यूनिट में एक भी सिंगल सम नहीं है, बट यहाँ से टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे यूनिवर्सिटी में। यानी कि ए बी ऑप्शन ए बी ऐसा करेंगे वो लोग, 7-7 मार्क के 4 क्वेश्चन। और आपको IMP लिस्ट में मैंने 6 या 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो आपके लिए बहुत ही बोनस चैप्टर कह सकते हो यूनिट नंबर 1, जिसमें आपको सिलेबस में है 7 से 8 क्वेश्चन और उसमें से एग्जाम में आएंगे 4। ठीक है, तो चलिए सफर स्टार्ट करता है अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू। चलिए, तो अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू जो हमारा यूनिट नंबर 1 है, उसका सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि मोस्ट 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 IMP है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वी कैन से फीचर्स। देखो, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हमें उसके फीचर्स समझाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, तो आप इन्वर्टेड कॉमा में मीनिंग देख सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व्स द डिस्क्लोज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो वो डिस्क्लोज कर रहा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नाम से पता चल जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिखाएगा टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स, जो भी बिजनेस के साथ कनेक्टेड है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन साथ कनेक्टेड है, उनके लिए बिजनेस की 2 चीज़ें दिखाएगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। देखो, 1 साल के इन्फॉर्मेशन, 2 साल के इन्फॉर्मेशन, 3 साल के इन्फॉर्मेशन, इसीलिए वो पीरियड ऑफ टाइम इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। यानी इन शॉर्ट बताऊँ, आपने रेशियो एनालिसिस में ऑलरेडी 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे हुए हैं, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि आपके फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट क्या दिखा रहा है आपको, एक तो फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएगा, दूसरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो ये है हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग। चलिए उसमें देख लेते हैं, जो ऊपर मीनिंग में आया था, दीज स्टेक होल्डर्स इंक्लूड इन्वेस्टर, क्रेडिटर, पब्लिक, डेट प्रोवाइडर्स, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। देखो, जो ये स्टेक होल्डर के ऊपर डेफिनेशन में बात किया था ना, उसमें क्या कौन कौन इंक्लूडिंग रहता है, इन्वेस्टर जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो, क्रेडिटर जो आपको क्रेडिट गुड्स प्रोवाइड करता है क्रेडिट पे, पब्लिक यानी जो इन्वेस्टर है, पब्लिक में कौन आता है, तो आपके जो कंपनी में कस्टमर्स होते हैं तो वो भी उसमें आ जाता है। डेप्ट प्रोवाइडर जो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो आपको लोन प्रोवाइड करती है वो आ जाता है। गवर्नमेंट आ जाता है उसमें, गवर्नमेंट एजेंसी लाइक टैक्स डिपार्टमेंट, वो लोग भी आ जाते हैं। तो उनको हमारे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिलचस्पी होती है, वो लोग हमारे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मीनिंग में समझ में आ रहा है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि इन शॉर्ट जो आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में वेरियस स्टेक होल्डरों को टाइम टू टाइम जानकारी दे, यानी एक तरह का आपका फाइनल अकाउंट। चलिए अब देखते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कुछ और जानकारी, जिसमें से सबसे पहले
द टिपिकल कंपोनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कंपोनेंट यानी उसके पार्ट कह सकते हो। तो क्या क्या चीज़ में उसमें इंक्लूडिंग है? नंबर 1 द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन स्टॉक होल्डर्स इक्विटीज़। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी आपके फाइनल अकाउंट में सिर्फ ऐसा मत सोचना कि ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट आता है। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट के अलावा नाउ द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टॉक चेंजेस स्टेटमेंट यानी स्टॉक में जो चेंजेस होता है वो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसिडर किया जाता है। नंबर 2 और भी क्या चीज़ें जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगी? नंबर 2 में आएगा द नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी नोट्स बनाई हो तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसिडर की जाएगी। पॉइंट नंबर 3 क्वार्टरली और एनुअली रिपोर्ट्स, जो मैनेजर्स होते हैं वो क्वार्टरली या एनुअली रिपोर्ट्स मेंटेन करते हैं ना, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, वो भी एक तरह का आपका कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। नंबर 4 the prospectus, like for example in case of companies going for IPO, that is initial public offering। प्रॉस्पेक्टर यानी विज्ञापन पत्र, जो लोगों को इनविटेशन दिया जाता है ना कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर फर्स्ट टाइम कंपनी IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पहली बार अगर कंपनी कोई शेयर इशू करने जा रही है तो उस टाइम जो प्रॉस्पेक्टर इशू कर रहा है वो भी आपका कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा। इन शॉर्ट हम जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ फाइनल अकाउंट नहीं, फाइनल अकाउंट के अलावा ये सारी चीज़ें भी कंसिडर की जाएगी। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें एक और है नंबर 5 मैनेजमेंट डिसीजन एंड एनालिसिस। कोई भी मैनेजमेंट का उन्होंने एनालिसिस किया हो, कोई भी डिसीजन लिया हो इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, तो वो भी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गिना जाएगा। अगर आपने देखा हुआ हो तो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हर साल कंपनी AGM एनुअल जनरल मीटिंग करके उसमें अपना कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करती है। उसमें सिर्फ ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट नहीं होता, पूरे साल कंपनी ने जो फाइनेंशियल जो चीज़ें जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किया या जो भी उसमें उतार चढ़ाव आया सब कुछ उसमें मेंशन करती है। तो दैट इज़ कॉल्ड द कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, वो हर एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी प्रेजेंट करती है। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। अभी हमने मीनिंग और उसके कंपोनेंट्स देखे हैं। कंपोनेंट्स कैन बी आस्क्ड फॉर 7 मार्क्स ऑल्सो, जो आगे क्वेश्चन आएगा। पैराग्राफ में द गवर्नमेंट एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड ICAI, हैव द इशूड द वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस नोट्स विच आर अप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग। देखो गवर्नमेंट एंड ICAI 101% MCQ इसमें से निकलेगा। क्या MCQ निकलेगा? तो भाई ये जो हम कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड लिखना पड़ता है। हम कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर कंपनी बना रही है, जैसे कि P&L है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कोई भी चीज़ बनाने के लिए उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो वो कौन इशू कर रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI इशू कर रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट किया जाए, यानी कि लोगों को तक दिखाया जाए, कैसे उसको मेंटेन किया जाए। तो इसमें से MCQ निकल सकता है। ठीक है, चले तो अब मेन पार्ट पे जाता है। फाइनेंशियल कॉर्पोरेट स्टेटमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे जा रहा है, यानी कि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होता है, उसकी क्या क्या फीचर्स है। तो उसमें जो फीचर्स आएंगे वो सारे के सारे रिलेटेड होंगे उसके यूज़र्स के लिए। मतलब जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी होता है उसका यूज़ कौन कर रहा है, तो कि अल्टीमेटली बहुत सारे यूज़र्स हैं जो उसका यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए ये सारे फीचर्स उसमें होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहला फीचर्स है रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे पॉइंट कंसिडर किए ओनली। सारा जो डिटेल कंटेंट है वो आपकी मटेरियल कॉपी में ऑलरेडी दिया हुआ है। सो ऐसा नहीं है जिन्होंने फीस पे करी होगी उनके पास ये मटेरियल कॉपी होगी अवेलेबल, और ये मटेरियल कॉपी में जो टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ सब कुछ अंदर डिटेल में दिया हुआ है। सो वी डोंट फोकस ऑन द डिटेल्स, वी आर फोकसिंग ऑन द पॉइंट एस्टिमेशन, यानी कि पॉइंट आपको किस तरीके से अंडरस्टैंड हो रहा है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, अगर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो उसमें रिलेवेंस होना चाहिए, मतलब कि वो जो उसके यूज़र्स है उसके लिए लायक होना चाहिए। मतलब
जो यूज़र्स है लाइक कस्टमर है या फिर इन्वेस्टर है जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, उनके लिए आपने उसमें परफेक्ट डेटा मेंशन किया होना चाहिए, जिसके बेसिस पे वो अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले पाए। या फिर जो मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, जो एक्सपेक्टेशन है, जो इंस्टीट्यूटर है, उनके लिए वो जो अपना इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी के साथ वो लोग जुड़े कि ना जुड़े, उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से मिलनी चाहिए। तो सबसे पहला उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेटा विल मस्ट बी रिलेवेंस, वो रिलेवेंस होना चाहिए। और दूसरा उसके जैसा है, आर से ही शुरू होता है, वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी कि एक तरह का ट्रस्ट, मतलब जो उसका यूज़ कर रहा है उसके लिए ऐसा होना चाहिए कि भाई इसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए, गलतियाँ मिस्टेक्स अगर उसमें ना हो तो देन इट बिकम द रिलायबल, मतलब ट्रस्टफुल। हम जिस पे ट्रस्ट कर सके वैसा वो स्टेटमेंट होना चाहिए। अगेन जब भी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आएगी तो आपके दिमाग में ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, मैनेजरियल नोट्स, ये सारे नाम आने चाहिए। तो वो हमारे लिए कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो कि कैसा होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए, मतलब कि उसमें ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसे फीचर्स होने चाहिए कि जिसको पढ़ के लोगों को पता चले कि भाई इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है, जो भी लिखा हुआ है एकदम परफेक्टली लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ गलत मेंशन नहीं की है। तो अगर क्वालिटी होगी, कोई एरर नहीं होगी, तो वो स्टेटमेंट रिलायबल भी कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि स्टेटमेंट पढ़ते हमें समझ में आना चाहिए कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एज वेल एज उनका फाइनेंशियल जो रिजल्ट है, प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, कितना है। तो मतलब स्पेसिफिकली अगर किसी के पास नॉलेज नहीं है पर फिर भी वो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिफ़र करे तो उनको ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, तभी जाके आगे आपको ये फ़ायदेमंद होगा कि जो रीडर है, जो उसका यूज़ कर रहा है, उसके लिए जो आप प्रेजेंटेशन करते हो वो जितना बेटर करोगे उतना आपके लिए भी फ़ायदा है, या राइट। तो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबिलिटी। देन द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि एक जैसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस हर साल उन्होंने मेंटेन किया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो इस बार ये रूल अप्लाई किया, नेक्स्ट टाइम बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट ही बदल दिया, या फिर उसमें कोई चीज़ें लिखने में फॉर्मेट आपने चेंज किया, मेथड चेंज किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आप जो साल डिस्क्लोज कर रहे हो वैसा ही आपको हर एक साल उसको डिस्क्लोज करना है, जिसके बेसिस पे कंपैरिजन में आसानी हो, ताकि अगर मुझे मेरा कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मैं चेक करूंगा भाई इसके इस साल के डेटा को पिछले साल के डेटा के साथ चेक करूंगा कि भाई इन्होंने प्रोग्रेस कितना किया है, हर साल उनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, क्या चेंजेस हुआ है। तो उससे हमें पता चलता है कि भाई ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंसी एक जैसा होना चाहिए जिसमें कंपैरिजन में आसानी हो। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट वो भी है, कंसिस्टेंसी की वजह से ये फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, वो है कंपेरेबिलिटी, यानी कि अगर एक जैसा लिखा हुआ है और एक रूल्स एंड रेगुलेशन से बना है तो इजी टू कंपेयर होगा। अगर कोई बंदा आपके कॉर्पोरेट फाइनेंशियल के डेटा को कंपेयर कर सकता है तो दैट मीन्स वो आपकी कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है वो क्लियरली देख पाएगा। तो जो क्लियरनेस आनी चाहिए आपके कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से वो आएगी। सो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा जो यूज़र है उसके माइंड में। हाँ, अगर कोई सिंगल फॉर्म को दूसरे फॉर्म के साथ कंपेयर करना चाहता है तो भी हो सकता है, या फिर एक ही फॉर्म के डेटा को 3-4 साल के डेटा के साथ मैच किया जा सकता है। सो इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो कंपेरेबिलिटी हमारा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 था। अब पॉइंट नंबर 6 आ रहा है, वो है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी यानी कि इसमें होता क्या है, मटीरियल डालना है, गुड्स डालना है, बिल्कुल है। मटीरियलिटी का मतलब होता है कंटेंट। कंटेंट हम नहीं बोलते कि भाई इतना कंटेंट इसमें इनफ है, मतलब इतना ज़्यादा लेंथी नहीं रख देना है हमें कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिससे रीडर को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़े। शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए आपका पीएनएल बैलेंस शीट। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी का पीएनएल बैलेंस शीट 10-10 पेज या 12-12, 15-15 पेजेस का हो, तो अगर रीडर इतना सारा रिफ़र करेगा उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट बन जाएगा। तो आपका जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उसमें मटेरियलिटी यानी कि कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए। जितना आपको दिखाना है सिर्फ उतना दिखाओ जिसके बेस पे जजमेंट लिया जाए, डिसीजन हो सके। तो इकोनॉमिकल डिसीजन लेने के लिए मैं बार बार बात कर रहा हूँ, डिसीजन
क्योंकि एट द लास्ट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के पीछे का रीज़न उसके बहुत सारे यूजर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें मटीरियलिटी यानी कि कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए, पर हम कंटेंट यहाँ पर नहीं लिखेंगे वर्ड, ज़्यादातर आप मटीरियलिटी वर्ड ही यूज़ करोगे। नेक्स्ट है दैट इज़ टाइमलेस। टाइमलेस कैसे होना चाहिए, मतलब अभी मैंने बताया अगर उसमें कंटेंट प्रॉपर रखोगे तो उसमें जो टाइम पीरियड है वो 1 साल का होगा। ठीक है, आपको पता है कि जैसे कोई फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसका आप कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हो। तो टाइमलेस यानी कि 1 साल पीरियड होना चाहिए, बहुत लेंदी नहीं। तो दैट मीन्स के ईजी टू कंपेयर होगा, लेस उसमें कंटेंट होगा, तो जो यूज़र है उनके लिए फ़ायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट वो है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है, हर एक पॉइंट के साथ आगे कहीं ना कहीं आ चुका है। कंप्लीटनेस का मतलब कोई चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ऐसा था जो कंपनी के बारे में यूजर्स को बताना ज़रूरी था तो वो चीज़ अंदर मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो चीज़ अंदर मेंशन नहीं है तो वो बहुत गलत बात होगी, क्योंकि जो यूजर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको अपने जो डिसीजन है या फिर कंपनी के साथ जो रिलेशन है वो उसमें फिर प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि अगर आपका कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कुछ सर्टेन चीज़ें दिखा ही नहीं रहा है तो दैट इज़ रॉन्गफुल थिंग। सो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, कंप्लीटनेस। ठीक है, एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वो है नेचुरलिटी। नेचुरलिटी का मतलब यहाँ पे क्या समझाया गया है कि जो कॉमन नीड्स ऑफ यूजर्स है रादर देन पर्टिकुलर नीड्स और स्पेसिफिक नीड्स, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन फेयरली उन्होंने मेंशन की होनी चाहिए। सिर्फ दिखाने के लिए या सिर्फ बनाने के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें जो चीज़ें आनी चाहिए नेचुरली बाय कंटेंट, वो सारी चीज़ें उन्होंने एविडेंस के साथ, कई बार एविडेंस का मतलब क्या होता है, पूरा हो, मतलब उसके साथ उन्होंने मेंशन किया होना चाहिए। सो द कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी अ नेचुरल मतलब उसमें जो जो चीज़ें फेयरली दिखानी चाहिए वो सारी चीज़ें। अगर कई बार ऐसा नहीं होता कि कंपनी को कोई चीज़ में नुकसान हुआ तो वो नुकसान वो जानबूझ के नहीं दिखाती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अपनी कंपनी ने कोई घाटा किया, नुकसान किया, तो उसको भी मेंशन करो। नेचुरली जो चीज़ कंपनी में हुई है उसको दिखाओ, फेयरली दिखाओ। तो ये चीज़ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है। अगेन आई टोल्ड यू, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपकी मटेरियल कॉपी में है। सो मैं यहाँ पे वो बिल्कुल इंक्लूडिंग नहीं कर रहा हूँ, रीज़न बिकॉज ऑफ ऑनलाइन लेक्चर। ये सिर्फ आप मेरा लेक्चर सुनोगे जैसे कोई क्लास में पढ़ाता है और सिर्फ आप सुनते हो, देन यू बिकम अंडरस्टैंडेबल। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ कि आपको सारे टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, और लिखने के लिए आप दोबारा मटेरियल कॉपी में पढ़ोगे, और जैसे लेक्चर खत्म होता है आपको सारा ये सब कुछ राइट डाउन करना है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने के लिए देखा, आपने कुछ राइट डाउन नहीं किया। सब कुछ राइट डाउन करना है और गूगल क्लासरूम में सबमिट भी करना है। चलिए, तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। चलिए, तो अब हम हमारे अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू वाला जो चैप्टर है उसका एक और क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी आईएमपी था, वैसे ऑब्जेक्टिव भी यूनिवर्सिटी में अब तक 2014 से देखो तो 3 बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं कह सकते ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑब्जेक्टिव में आगे बढ़े। The objective of financial statement is to provide information about the financial position, performance, ऐसा लिखा गया है, to provide the information about financial position, performance and the changes in financial position of an enterprise that is useful to wide range of users इन मेकिंग डिसीजन, इकोनॉमिकल डिसीजन। देखो भाई कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, उसके बनाने के पीछे का रीज़न क्या है, तो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल पोजीशन, भाई असेट के सामने लायबिलिटी की पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है, चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, अगर कोई चेंजेस हुआ है तो वो दिखाने के लिए, उसके वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए, जो यूजर्स है, जो इस चैप्टर का 101% पूछाने वाला क्वेश्चन है,
विच आर द यूजर्स एंड यूजेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक भी साल एक भी पेपर में वो क्वेश्चन छूटा नहीं है, जो कि बाद में आएगा, बट वो यूजर्स के लिए जो अपने इकोनॉमिकल डिसीजन लेना चाहते हैं तो उनके लिए हम कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसका वन ऑफ द पैराग्राफ वाला ऑब्जेक्टिव था। बट अगेन आपको अगर 7 मार्क्स में पूछा जाता है तो बहुत सारे पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या फिर जनरल ऑब्जेक्टिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव मेंशन करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्या है जो हमने अभी ऊपर पैराग्राफ में देखा, पर मैं बेसिकली उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। The particular objective of the financial statement is to present fairly in the conformity of the generally accepted accounting principles, that is called gap। हाँ, उसको गैप बोला जाता है। इन द फाइनेंशियल पोजिशन द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस एंड अदर चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अन एंटरप्राइज। देखो जनरली पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स का क्या है, तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या जो भी बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसको वो यूज़ करके कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन दिखानी है। ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप क्या है, तो जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम आप जानते हो ना, पहले उसको बोला जाता था जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप बोला जाता था उसको। तो उसका यूज़ किया होना चाहिए कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है। चलिए, तो उसके जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव था उसके अलावा जो जनरल ऑब्जेक्टिव है भाई कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, और जनरल क्या ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें से नंबर 1 to provide reliable information about the economical resources and obligations of the business enterprise। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज उन्होंने यूज़ किए उसकी इन्फॉर्मेशन उनको देनी चाहिए। मतलब अगर कोई कंपनी है तो उसके पास फाइनेंस कहाँ से कितना कितना आया वो उनको शो करना चाहिए। तो ये उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है, जनरल ऑब्जेक्टिव जिससे हम बोल सकते हैं। और एक और जनरल ऑब्जेक्टिव है to provide the reliable information about the changes in net resources resulting from a business enterprise प्रॉफिट डायरेक्टेड एक्टिविटीज़। देखो अगर ये जो रिसोर्सेज उन्होंने लिए, मतलब मेरे पास अगर कंपनी और मेरे पास फाइनेंस आया तो उस रिसोर्सेज में कितना चेंजेस हुआ है, नेट रिसोर्सेज रिजल्टिंग, मतलब जो मेरे पास स्टार्टिंग में था कितना मैंने यूज़ किया और अब वो रिजल्ट कितना बचा है, तो नेट रिसोर्सेज हमें दिखाना है। ठीक है, तो ये कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द फर्म। देखो कंपनी कितना अर्न कर रही है वो आपको पोटेंशियल उसमें दिखाना है, मतलब कंपनी 1 करोड़ कमा रही है, 2 करोड़ कितना टर्नओवर कर रही है वो भी वहाँ पे मेंशन करना है। तो ये जनरल ऑब्जेक्टिव है। उसमें एक और टू प्रोवाइड अदर नीडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस इन द इट्स इकोनॉमिक रिसोर्सेस एंड ऑब्लिगेशंस। देखो उनके कोई इकोनॉमिक्स रिसोर्सेस या कोई ऑब्लिगेशंस में चेंजेस आए हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन उनको यहाँ पे रखनी चाहिए। तो ये दीज आर द जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 5 to disclose other information relevant to the need of the users। जो उनके यूज़र्स है उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए उनको सारे जो है ऑब्जेक्टिव वो वहाँ पे दिखाने चाहिए। मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन उनको डिस्क्लोज करनी है वो सारी डिस्क्लोज करनी चाहिए जो उसके यूज़र्स है उनके लिए खास। चलिए, तो अब हम एक और लास्ट ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो है क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव। मतलब क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव। मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में कहीं ना कहीं आ चुका है, सो डीप में नहीं जाएगा तो भी चलेगा। फर्स्ट है क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव में रिलेवेंस, विच मीन्स सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन मोस्ट लाइकली टू एड द यूजर्स ऑफ देयर इकोनॉमिकल डिसीजंस। जो उनके रिलेवेंस में हो वैसा दिखाना चाहिए, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक था वही हमारा ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है। नेक्स्ट उसमें होना चाहिए अंडरस्टैंडेबिलिटी, आगे ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ चुका है। विच इज़ इम्प्लीमेंटेड नॉट ओनली दैट द सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन मस्ट बी
intelligibility but also that the users can understandable it। जो खाली बताओ माटे नहीं, दैट मीन्स सिर्फ इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए नहीं, जो यूजर्स है उनके अंडरस्टैंड में वो आनी चाहिए, वैसे दिखाया होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में क्या क्या क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। वेरिएबलिटी मतलब which is implemented that the accounting result may be collaborated in the independent measures used in the same मेजरमेंट मेथड्स। देखो जो आपने एक बार उसको यूटिलाइज किया है, मतलब ये एक तरह का कंटिन्यूटी है, यानी कि एक जैसे इंफॉर्मेशन आपको हर बार सेम मेजरमेंट से, हर एक सेम मेथड से उसको दिखाना चाहिए। नेक्स्ट उसमें आएगा वो है नेचुरलिटी, वो भी आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में आ चुका है, राइट। which is implemented that the accounting information is directed towards the common needs of the users rather than the particular needs of unspecific users। देखो सभी यूजर्स की नीड्स को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए, कोई पर्टिकुलर एक ही यूजर्स के लिए आपने बनाया ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द क्वालिटेटिव यूजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें एक और आ रहा है पॉइंट नंबर 5, क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स में टाइमलेस होना चाहिए। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे टाइमलेस होता है, विच इम्प्लीड्स एन अर्लियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू अवॉइड द डिले इन इकोनॉमिकल डिसीजंस मेकिंग। देखो किसी का इकोनॉमिकल डिसीजन लेना है तो उससे डिले नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे साल खत्म हुआ आप अपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर दीजिए। मतलब अगर जहाँ पे आपका कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ फिर आप बहुत टाइम ले रहे हो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, वो गलत है। आपको अर्लीस्ट कम्युनिकेशन कर देना चाहिए, मतलब जितना हो सके उतना जल्दी प्रिपेयर करो और लोगों को वो शो करो ताकि वो अपना इकोनॉमिकल डिसीजन ले पाए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 क्या कहना चाहता है, वो है कंपेरेबिलिटी, मतलब विच इम्प्लेन्स ऑन डिफरेंसेस शुड नॉट बी द रिजल्ट ऑफ डिफरेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर साल आपने अलग अलग बनाया जिससे हमें कंपैरिजन, यानी कि डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने दे दिया है जिससे उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी नॉट कंपेरेबल, वो हमेशा कंपेयर हो ऐसा होना चाहिए, जो आगे ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ चुका है। पॉइंट नंबर 7 दैट इज कंप्लीटनेस, मतलब पूरा होना चाहिए, अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। विच इम्प्लीमेंट्स दैट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज responsibility needed to fulfill the requirement of the other qualitative objectives should be reported। देखो सारी इन्फॉर्मेशन अंदर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पे नहीं शो किया। तो दीज आर द पॉइंट जो कहीं ना कहीं आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में आ चुके हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन मीनिंग कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंड हमने देखा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए तो अब आज के लेक्चर का वन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 that is explain the components, we can say the type of corporate financial statement। आपको जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स हैं जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाया हुआ है उसी को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो आज के दिन का ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स है, हम ये नहीं चाहते कि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़े। जो चीज़ मैंने समझाई है सिर्फ उतना अगर आप समझ लोगे तो आज के दिन का काम हो जाएगा, सब कुछ एक दिन में ख़त्म नहीं करना है। सो वेट एंड वॉच। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। तो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स यानी कि उसके पार्ट कितना है, ये ज़्यादातर आईएमपी क्वेश्चन में नहीं गिना जाता, सिर्फ लास्ट साल 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो सिर्फ 2019 को ध्यान में रखते हुए हम ये क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहे हैं। चलिए तो उसके बारे में जान लेते हैं। अकाउंटिंग टू फ्रेमवर्क द एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट, असेट्स एंड लायबिलिटीज़। देखो आपको पता है कि बैलेंस शीट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है जिसमें असेट्स एंड लायबिलिटी आती है एंड इक्विटीज आर यूज्ड टू मेजर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज एंड द रोल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द
एंटरप्राइज, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट का काम क्या है, इक्विटी लायबिलिटी एंड असेट साइड क्या मेजर कर रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रहा है कि कंपनी की पोजीशन कितनी है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या मेजर कर रहा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। और कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश की पोजीशन दिखा रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक कैसे उसमें वर्क कर रहा है, हाँ उसकी करंट वर्किंग कैपिटल कितनी है, वो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको उसका आंसर दे रहा है। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी हम उसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आगे उसमें और भी चीज़ जाननी है हमें। हियर द मेनली 3 टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर देयर। कितने तरह के मेन है, मेन हमने वर्ड यूज़ किया है, बाकी 5-6 है, उसमें मैनेजरियल नोट्स वगैरह सब कुछ आ जाता है, पर मेनली 3 ही कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें से सबसे पहला है ए नंबर बैलेंस शीट। तो ए बैलेंस शीट यानी कि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो एक पार्ट है। तो जब आपको ये कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझाने हो तो उसमें सबसे पहले बैलेंस शीट आप ऐसा शो करो कि उसमें एक होता है लायबिलिटी साइड, दूसरा होता है असेट साइड, और उसको फिर एक्सप्लेन करना है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है असेट। असेट में कितनी तरह की असेट होती है, तो कि भाई नॉन करंट असेट होती है जिसमें फिक्स असेट आती है, इंटेंजिबल असेट्स आ जाती है। फिक्स असेट में बहुत सारी चीज़ें होती है विच कैन बी नॉट मूवेबल नहीं होती, तो ऐसा उसको एक्सप्लेन करो। फिर आती है करंट असेट जिसमें क्लोजिंग स्टॉक होता है, डेटर्स होता है, हाँ ये सारी चीज़ें, कैश एंड बैंक होता है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करो कि दीज आर द करंट असेट, दीज आर द फिक्स असेट। असेट साइड को समझाना है भाई, 11-12 से आप ये काम करते आए हो, सो आपके लिए ये कोई नई बात नहीं होगी। ठीक है, फिर आपको लायबिलिटीज अगर साइड समझाना है तो लायबिलिटी साइड आपको क्या क्या चीज़ें पता होती है। तो लायबिलिटी साइड सबसे पहले होता है ओनर्स फंड। ठीक है, ओनर्स फंड में बाकी सारी चीज़ें आती है, पर लायबिलिटी में जनरली आप नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी समझाओगे। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है आपका, मतलब जिसमें आता है डेटर्स एंड बैंक लोन वगैरह। ठीक है, एंड करंट लायबिलिटी में कौन आता है, क्रेडिटर आता है, बिल्स पेएबल आता है, हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, तो वो चीज़ें वहाँ पे मेंशन करो। एंड एक और है बैलेंस शीट में जो है इक्विटी को आप बोल सकते हो दीज आर द ओनर ऑफ द कंपनी, वो ओनर्स फंड कहलाता है, तो इक्विटी को वहाँ पे मेंशन करो। ठीक है, तो ये आपको बैलेंस शीट को इन शॉर्ट यहाँ पे समझाना है। मोस्ट प्रॉबेबली ये क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेड नहीं हुआ है, पर लास्ट ईयर आया था इसलिए यहाँ पे मैंने कंसिडर किया। चलिए फिर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जिसको बोला जाता है, अब वो एक तरह का स्टेटमेंट है क्योंकि वर्टिकल फॉर्मेट आ गया है। ठीक है, उसमें क्या चीज़ें होती है भाई पीएनएल में, तो एक होता है इनकम एंड दूसरा होता है एक्सपेंसेस। इनकम में जो कंपनी की इनकम है, इकोनॉमिकल बेनिफिट है, वो वहाँ पे एक्सप्लेन करने चाहिए। अच्छा, आपको याद होगा 11-12 में समझाया था, कैपिटल शुड बी राइट ऑन बैलेंस शीट एंड रेवेन्यू मस्ट बी राइट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस पीएनएल में आने चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल इनकम शुड बी राइट इन बैलेंस शीट। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है, जो बिजनेस एंटरप्राइज की इनकम हो वो पीएनएल में जाएगी और एक्सपेंसेस होंगे वो पीएनएल में वहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट उसमें थर्ड जो कंपोनेंट्स पार्ट है दैट इज पार्ट सी, उस जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब उसकी बारी आ रही है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को सिंपली आप ऐसे स्टेटमेंट थ्रू वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करोगे। अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो ऑफ कैश and outflow of cash during the last year and as a result balance of the cash at the end of the year is known as कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली है क्या, स्टेटमेंट ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कैश कितना इन हुआ है, कैश कितना आउट हुआ है, लास्ट हुआ है, वो आपको दिखाता है एंड एट द लास्ट उसमें कैश का क्लोजिंग बैलेंस होता है, जो एक तरह का कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। ये आप ऑलरेडी अभी यहाँ पे यही सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, रेशियो एनालिसिस के साथ आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। ठीक है, और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए मोस्ट आईएमपी लाइन जो एमसीक्यू में पूछता है, in the ICAI has issued accounting standard 3 for preparing cash flow statement। भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 वहाँ पे है, मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर रही है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग इन इंडिया, उसमें 3rd नंबर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो के बारे में हमें जानकारी दे रहा है। चलिए फिर उसमें और भी क्या होगा, अकॉर्डिंग्स टू दिस स्टैंडर्ड्स देयर द कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो आर
आर टू बी शोन अंडर द 3 हेडिंग। भाई कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो 3 हेडिंग में हमें वहाँ पे दिखाया जाता है, जिसमें से सबसे पहला हेडिंग दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी लाइक प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग बिजनेस में जो जो काम ऑपरेशंस होते हैं जो उसमें कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो दिखाया जाता है। सेकंड दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लाइक परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग मतलब आपने कहाँ पैसे इन्वेस्ट किए, परचेज एंड सेल किया, उसके ऊपर वहाँ पर डिपेंड है, ठीक है। एंड द लास्ट एक्टिविटी विच इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल इशूइंग शेयर्स। अगर आपने शेयर्स इशू किए वगैरह तो कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी है तो कैश फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। तो दीज आर द अवर बेसिक एंड मेन चैप्टर्स के कंटेंट। तो ये लास्ट क्वेश्चन क्या था, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पूरा कंपोनेंट्स था, मतलब टाइप्स से, वो हमने लर्न किए। तो आज के लेक्चर में काम यहीं तक रखते हैं हम। आज के लेक्चर में 3 टॉपिक किए, जिसमें से ये तीसरा क्वेश्चन कम आईएमपी है, बाकी के दोनों क्वेश्चन आईएमपी है। नेक्स्ट लेक्चर में सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। अभी अकाउंटिंग और ओवरव्यू के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो ये 3 क्वेश्चन मैंने समझाए, आपका काम है यहाँ पे आज लेक्चर सुनने के बाद फिर उसको अपनी बुक में राइट डाउन करोगे एंड देन गूगल क्लासरूम में उसको सबमिट भी करोगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.